चलिए आज हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट करने की पावर कि किस कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इतना रिजिड है ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे आराम से बदल दिया जाए। तो इसके बारे में जो दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 368 में कि ये किस किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसके बताए गए हैं तीन कैटेगरी कि तीन कैटेगरी से इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आती है। दूसरी मेजोरिटी जो आती है वो उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और तीसरा जो होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो अब हम देखेंगे कि ये तीनों होती क्या है और किस तरीके से क्या क्या इसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी होता है 50% ऑफ द टोटल मेंबर, लाइक जितने भी लोकसभा में उस समय वोटिंग के समय मेंबर्स अवेलेबल होंगे उसका 50%। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि वॉकआउट कर जाती हैं कई पार्टीज किसी भी ऐसे वोटिंग के टाइम पे, क्योंकि उन्हें ना तो हाँ करना होता है ना तो ना करना होता है, तो वो अपने वोट ही हटा लेती हैं उस जगह से। समझ लीजिए जैसे कि हम लोग अगर वोट देने ना जाएं, वो वाली कंडीशन, तो जितनी वोट पड़ी होंगी उतने में से काउंट हो जाएगा। तो उस जितने भी मेंबर्स होंगे एट प्रेजेंट उस समय पे हाउस में उसका 50%, ये होता है सिंपल मेजोरिटी। इसी तरीके से फिर आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स, वोटिंग मेंबर्स जो भी वहां पे अवेलेबल है मेंबर्स उनके 2/3, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर से 50% से ऊपर होने चाहिए। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है हाउस के उस समय 100 है, तो जो उस समय एट प्रेजेंट मेंबर्स होने चाहिए वोटिंग के टाइम वो 50 से ऊपर मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी काउंट की जाएगी और स्पेशल मेजोरिटी से किसी चीज में बदलाव किया जा सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स वो राजी होनी चाहिए रेक्टिफिकेशन के लिए। मान लीजिए हमारे पास अभी 10 स्टेट्स हैं, तो 10 में से 5 स्टेट्स जो होनी चाहिए वो रेक्टिफिकेशन के लिए राजी हों। तो ये होता है तीसरा कैटेगरी। अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल मेजोरिटी की, तो सिंपल मेजोरिटी से जो हम चेंज कर सकते हैं वो है जैसे कि कोई हम अगर बिल लेके आते हैं, कोई नॉर्मल लॉ जो कि सिटीजन से रिलेटेड है वो हम पास करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सिटीजनशिप रिलेटेड कोई चीज है तो वो हम पास करवा सकते हैं, जैसे कि अभी सीए सबने देखा ही कि कितना बवाल चला उस पे। उसके बाद हम अगर बात करें तो लेजिस्लेचर काउंसिल जो होता है उसको बनाना और उसको निकाल देना, ये हम कर सकते हैं। बॉर्डर्स के नाम बदल देना, बॉर्डर्स डिवाइड कर देना, जो कि अभी हमने देखा था तेलंगाना, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड को उत्तरांचल से उत्तराखंड बना दिया गया। ये सब जो काम होता है ये सब हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद शेड्यूल 2 में चेंजेस किया जा सकते हैं जो कि कुछ सर्टेन पोस्ट्स की सैलरी को लेके है। उसके बाद रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट ये बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या चीज बदले जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मेन हो जाता है। कारण ये कि जैसा कि हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड, लेकिन ये बात सिंपल मेजोरिटी तक रहती है। क्योंकि जब ये बात आती है स्पेशल मेजोरिटी की तो वहां पे जाके फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट होता है उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी उसको भी बदला जा सकता है। साथ ही हमारे जो जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है। साथ ही साथ ऐसी चीजें जो कि पहली और थर्ड कैटेगरी में नहीं दी गई हैं वो सब चीज स्पेशल मेजोरिटी द्वारा की जा सकती है सेकंड कैटेगरी में। तो अगर हम देखें कि थर्ड कैटेगरी में क्या होता है, तो ये थर्ड कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किसी भी सरकार के पास जब एब्सोल्यूट पावर चली जाए तो वो कितना बदलाव ला सकती है और कितना नुकसान पहुंचा सकती है हमारी डेमोक्रेसी को। खैर ये रही बात पॉलिटिक्स की। हम बात करते हैं वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो ये बताएगा स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं स्टेट और यूनियन के बीच की उसमें बदलाव किया जा सकता है। साथ ही साथ लेजिस्लेचर
पावर जो होती है यूनियन और स्टेट के बीच में, उसे बदला जा सकता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को और उसके होने वाले तरीकों को बदला जा सकता है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट जो होता है यूनियन में, उसमें बदलाव किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स जो होता है वो सबको पता ही होगा कि राज्यसभा जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता है। हर एक स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसके मेंबर्स चुन के वहां पे यूनियन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे मेन, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो है अंडर आर्टिकल 368, खुद आर्टिकल 368 को अमेंड किया जा सकता है, जिसमें कि ये बात समझ में आती है कि अगर एब्सोल्यूट पावर किसी के भी पास चले जाए तो वो कितना बदलाव करके क्या क्या बदल सकता है। खैर, हम छोड़ते हैं पॉलिटिकल चीजें और हम वापस आ जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, अमेंडमेंट की पावर की तरफ। तो ये था हमारी आज की स्टोरी में। बाकी और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही और जानकारी के लिए। थैंक यू।